हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम रचना शरीर में एक और नया टॉपिक जो कि है स्रोतस सारी, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एक यूनिवर्सिटी में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो यहाँ से 8 से 10 मार्क्स का आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस लेक्चर में हम स्रोतस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं आपको स्रोतस को मॉडर्न से कोरिलेट करने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, और साथ ही में हम स्रोतस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद हम स्रोतस के पर्याय को देखेंगे। ठीक है, तो इतने सारे स्ट्रक्चर आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम स्रोतस की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि स्रोतस जो है वो क्या है, एक तरह का संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो अगर मैं स्रोतस शब्द की व्युत्पत्ति की बात करता हूँ, अगर मैं स्रोतस शब्द की व्युत्पत्ति की बात करता हूँ तो ये जो स्रोतस शब्द है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप क्या करते हैं, श्रुगतो धातु में अशुन प्रत्यय करते हैं, अशुन प्रत्यय करते हैं तो इससे क्या बना होता है, इन दोनों से मिलकर स्रोतस शब्द बना हुआ है। स्रोतस शब्द बना हुआ है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है श्रवण। इसका मतलब क्या होता है, जहां से क्या हो रही है, श्रवण क्रिया हो रही है। श्रवण क्रिया यानी कि जहां से क्या हो रहा है, किसी सब्सटेंस का सिक्रेशन हो रहा है। जहां से क्या हो रहा है, किसी सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है, या जिसके थ्रू कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है, या जिसके थ्रू कोई सब्सटेंस फ्लो कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्रोतस कहते हैं। ठीक है, अगर आप एक ब्रॉडर टर्म में देखें तो स्रोतस को आप क्या बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी क्या होते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितने भी बॉडी चैनल्स है जिनके थ्रू कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम स्रोतस बोल देते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक श्लोक लिखता हूँ, मैं आपके सामने, स्रोतोमयम ही पुरुषः, स्रोतोमयम ही पुरुषः, यानी कि आपका जो पुरुष है, यानी कि आप जो है वो क्या है, स्रोतोमय है। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, स्रोतसों से ही बनी हुई है। आगे आपको एक श्लोक देखने को मिलेगा चरक का, जिसमें ये बताया गया है कि पुरुष में जितने भी मूर्तिमान भाव दिखाई देते हैं, मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, तो हर एक स्ट्रक्चर्स का अपना क्या होता है, एक स्रोतस होता है। जैसे कि बात करते हैं मांस की बात करते हैं तो मांस का मांस वह स्रोतस हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं अस्थि, तो अस्थि का अस्थि वह स्रोतस हो जाएगा। मज्जा का मज्जा वह स्रोतस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, वो इन स्रोतसों से बनी हुई है। मतलब बॉडी इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ चैनल्स। मतलब हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, स्रोतसों से बनी हुई है। आगे आपको एक श्लोक देखने को मिलेगा कि स्रोतोमयम ही पुरुषः, मतलब पुरुष जो है वो कैसा होता है, स्रोतोमय होता है। ठीक है, अगर मैं इस स्रोतस को मॉडर्न से कोरिलेट करूं तो हम स्रोतस को मॉडर्न में क्या बोल सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सीरा और धमनी के बारे में बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी को भी आप सभी ने भी जब संहिता उठाई होगी तो आपको ये देखने को मिला होगा कि कई आचार्यों ने सबसे पहले सीरा धमनी और धमनी के साथ ही स्रोतस का वर्णन किया है। तो आपको मैं आज शॉर्ट में सीरा और धमनी के बारे में बता देता हूं। तो अगर हम सीरा की बात करते हैं तो आपको आयुर्वेद में सीरा की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, शरणात सीरा। क्या देखने को मिलेगी आपको डेफिनेशन, शरणात सीरा, यानी कि जिसमें क्या होता है, जिसमें शरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीरा कहते हैं। यानी कि इसमें ब्लड जो होता है, उस ब्लड का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, स्लोली इसमें फ्लो करता है। एकदम शांति से यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट होता है। वही अगर हम धमनी की बात करें तो इसका आपको आयुर्वेद में श्लोक कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, धमनात् धमनयः, यानी कि जिसमें क्या हो, धमन क्रिया हो, यानी कि जिसमें ब्लड जो हो वो फोर्सफुली मूव करे। और अगर हम स्रोतस की बात करते हैं तो स्रोतस का
आपको आयुर्वेद में जो डेफिनेशन देखने को मिलती है चरक के अनुसार कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। इन्होंने क्या बोला, श्रवणात् श्रोतांसी, श्रोतांसी यानी कि जिसमें क्या हो, जिसमें श्रवण क्रिया हो, जिसमें श्रवण क्रिया हो। श्रवण क्रिया यानी कि जिस भी स्ट्रक्चर के थ्रू क्या हो, किसी भी सब्सटेंस का सिक्रेशन हो, किसी भी सब्सटेंस का क्या हो, एक्सचेंज हो, या कोई सब्सटेंस क्या करे जिसके थ्रू फ्लो करे, उसे हम क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं सिरा को मॉडर्न से कोरिलेट करूँ तो सिरा को हम मॉडर्न में क्या बोल देते हैं, वेन बोल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही अगर हम धमनी को कोरिलेट करें तो धमनी को हम मॉडर्न में क्या बोल देते हैं, आर्टरीज बोल देते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वही अगर हम स्रोतस की बात करते हैं तो स्रोतस को आयुर्वेद में किससे कोरिलेट करके बताया गया है, कैपिलरीज से कोरिलेट करके बताया गया है। और आप सभी को पता है कि जो कैपिलरीज होती है किसके बीच में प्रेजेंट होती है, आर्टरीज और वेन के बीच में प्रेजेंट होती है, और इन कैपिलरीज के थ्रू ही ब्लड और टिश्यू के बीच में सब्सटेंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, और हमने अभी स्रोतस की डेफिनेशन देखी, क्या देखी हमने, श्रवणात् श्रोतांश, यानी कि जहां से क्या होता है, किसी सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, किसी सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, किसी सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्रोतस कहते हैं। ठीक है, तो कैपिलरीज के थ्रू आपको पता है ब्लड और टिश्यू के बीच में किसी सब्सटेंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये जो कैपिलरीज है वही क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्रोतस हो जाएगा। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताइए कि क्या हम इस कैपिलरीज को स्रोतस मानकर इस टॉपिक को एंड कर दें, या हम सिर्फ कैपिलरीज को ही स्रोतस माने, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि स्रोतस आप एक अलग डेफिनेशन देखें तो कुछ इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं कि जिससे किसी कोई सब्सटेंस जो होता है क्या होता है, बाहर निकलता है। मतलब जिन नलियों से, मतलब स्रोतस जो होते हैं वे सारी नलियां होती है जिनसे कोई सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे कि बात करते हैं, अगर मैं मल की बात करूं तो मल जो होता है गुदा से बाहर निकलता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, पुरीस्वहत स्रोतस हो जाएगा। वही अगर हम मूत्र की बात करते हैं तो किससे बाहर निकलता है, वो मेड यानी कि पेनिस से बाहर निकलता है। ठीक है, यूरेथ्रा से बाहर निकलता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मूत्रवह स्रोतस हो जाएगा। साथ ही में इसी से क्या होता है, शुक्र भी बाहर निकलता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका शुक्रवह स्रोतस हो जाएगा। वही अगर हम श्वेत यानी कि पसीने की बात करते हैं, पसीने भी क्या होता है, बाहर निकलता है, किनके थ्रू बाहर निकलता है, वो श्वेत व स्रोतस के थ्रू बाहर निकलता है। आंख से क्या होता है, आंसू बाहर निकलते हैं, यानी कि आपका जो नयन है वो भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, स्रोतस हो जाएगा। मुख से आप क्या करते हैं, थूक को बाहर निकालते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होता है, उदक व स्रोतस जो होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से स्रोतस हो जाएगा। वही अगर हम श्वास की बात करते हैं तो श्वास का बाहर निकलना किससे निकलता है, आपका प्राण व स्रोतस, उसको नाम दे देते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम एक ब्रॉडर टर्म में देखें तो स्रोतस का मतलब क्या हो जाएगा कि वे सारे स्ट्रक्चर जिनसे कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, एक तो ये आप बोल सकते हैं, या वे सारे स्ट्रक्चर्स जिनसे कोई सिक्रेशन हो रहा है, किसी सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो वे सारे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, वे सारे स्ट्रक्चर्स स्रोतस कहलाते हैं। तो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि स्रोतस की अगर हम बात करते हैं तो स्रोतस जो होता है वो श्रुगतो धातु में अगर आप क्या करते हैं, असुन प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या होता है, स्रोतस शब्द बनता है। इसका मतलब होता है श्रवण, मतलब जिसके थ्रू क्या हो रही है, श्रवण की क्रिया हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्रोतस कहते हैं। और हमारा जो पूरा शरीर है वो किससे बना हुआ है, स्रोतसों से बना हुआ है। स्रोतोमयम ही पुरुष, यानी कि पुरुष जो है वो कैसा है, स्रोतोमय है। ठीक है, और अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो एक अगर हम एकदम एग्जैक्ट देखें तो कैपिलरीज जो होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, स्रोतस बोल देते हैं। लेकिन इनके अलावा जितने सारे स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू कुछ बाहर निकल रहा है वो क्या कहलाता है, वो स्रोतस कहलाता है। ठीक है, तो मैंने अपने तरीके से आपको स्रोतस को थोड़ा समझाने की कोशिश करी, इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब हम आचार्यों के थ्रू समझते हैं, श्लोकों के थ्रू कि स्रोतस का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम आचार्य चरक के थ्रू समझेंगे, आचार्य सुश्रुत के थ्रू समझेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि क्या मत है आचार्य चरक का और आचार्य सुश्रुत का स्रोतसों के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। तो यहाँ पर एक कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कि आप सभी को बताया कि आयुर्वेदा की जो साइंस होती है किस पर बेस्ड है, त्रिदोष पर बेस्ड है, त्रिगुण पर बेस्ड है। ठीक है, पंच तन्मात्राएं पर बेस्ड है। ठीक है,
और ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं इनको स्रोतस जो होते हैं अपनी एक्टिविटी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं अपत्य आहार विहार लेते हैं तो स्रोतसों में क्या हो सकती है, विकृति हो सकती है। विकृति किस प्रकार से हो सकती है, जैसे कि मान लो दोष ज्यादा बढ़ गए स्रोतस में, या किस प्रकार से, मतलब अगर आप अपत्य आहार विहार लेते हैं तो स्रोतों में कुछ ना कुछ क्या हो सकती है, विकृति हो सकती है। ठीक है, या दोष का क्या हो जाना, क्षय हो जाना, दोष की वृद्धि हो जाना, तो इससे क्या होगा, कोई ना कोई डिसऑर्डर्स होगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है तो कहीं ना कहीं स्रोतों की विकृति के कारण भी होता है। तो इसीलिए आपको स्रोतस का कॉन्सेप्ट, और अगर मान लो इससे कुछ विकृति होती है तो इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या हो सकता है, तो ये सब जानना आपको जरूरी है। इसलिए यहाँ पर स्रोतस आपको पढ़ाया जा रहा है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। होलिस्टिक बायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन त्रिगुण, तन्मात्रा, त्रिदोष, सप्तधातु, ओज, अग्नि एंड स्रोतस। मतलब आपका जो आयुर्वेदा की जो साइंस होती है वो अग्नि, स्रोतस, धातु, दोष, त्रिगुण, तन्मात्रा इन पर डिपेंड करती है। एंड स्रोतस आर द इनर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ऑफ द बॉडी विच प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिविटीज ऑफ अदर इंपॉर्टेंट बायोफैक्टर्स। तो जितने बायोफैक्टर्स जैसे कि बात करते हैं, दोष, धातु हो गई, ओज हो गई, अग्नि हो गई, इन सबको एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वो क्या होते हैं, स्रोतस होते हैं। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है, मतलब धातुओं का जो पोषण होता है वो भी किसके थ्रू होता है, स्रोतस के थ्रू होता है ना। धातुओं का, फिर ओज का, फिर दोषों का, इनका जो गमन होता है वो भी किनके थ्रू होता है, स्रोतसों के थ्रू ही होता है। मतलब जितने बायो फैक्टर है उन सबको एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, स्रोतस है। स्रोतसों से ही क्या होता है, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनसे स्रोतसों से ही इन सबका क्या होता है, पोषण भी होता है। इसके बात करते हैं धातुओं का पोषण किसके थ्रू होता है, स्रोतस से ही होता है। ठीक है, तो आयुर्वेदा बिलीव दैट एंटायर रेंज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन हेल्थ एंड डिसीज डिपेंड्स ऑन फंक्शनल स्टेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो चाहे आप हेल्दी पर्सन की बात करो या डिसीज पर्सन की बात करो, ठीक है, तो एंटायर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है किस पर डिपेंड करती है, फंक्शनल स्टेट ऑफ सोलर सिस्टम पर डिपेंड करती है। इन एप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल एंड फूड, अगर आप अपत्य आहार विहार लेते हैं, इट कैन कॉज अल्टरेशन फॉर वेरियस डिसऑर्डर्स। Thus, understanding of the fundamental and applied aspect of soil is essential to understand Ayurvedic biology, disease process and its management। ठीक है, आयुर्वेदिक के साइंस को अगर आपको समझना है, डिसीज के मैनेजमेंट को आपको समझना है, तो आपको स्रोतसों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्रोतस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर है उन सबको एक्टिविटी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो आपको स्रोतसों के बारे में पता होना चाहिए। और स्रोतस क्या होते हैं, एक ब्रॉडर टर्म में देखें तो हमारे बॉडी में जितने भी चैनल्स प्रेजेंट है जिनके थ्रू किसी सब्सटेंस का क्या होता है, मूवमेंट होता है, या जिनमें कोई सब्सटेंस क्या करता है, फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्रोतस कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपने तरीके से आपको एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी ताकि आपका स्रोतस में क्या हो, एक इंटरेस्ट जगे। लेकिन अगर हम आयुर्वेद में देखें तो इसकी एक डेफिनेशन चरक ने दी है जो कि क्या है, श्रवणात् श्रोतांसी। मतलब इसमें क्या हो, श्रवण की क्रिया हो, जिसमें सिक्रेशन हो, जिसमें फ्लो हो, जिसमें एक्सचेंज हो किसी सब्सटेंस का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्रोतस कहते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम स्रोतस की डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप श्रुगतो धातु में क्या करेंगे, अश्विन प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बनता है, स्रोतस शब्द बनता है, जिसका मतलब क्या होता है, छानना, बहना, रिसाव करना या श्रावित करना। ठीक, आगे चरक के अनुसार मैंने आपको बताया था श्रवणात् श्रोतांसी, मतलब वह संरचना जिसके माध्यम से क्या होती है, श्रवण क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्रोतस कहते हैं। श्रवण यानी कि जिसके थ्रू क्या होता है, किसी सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, किसी सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई सब्सटेंस फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्रोतस कहते हैं। ठीक, अब ये जो स्रोतस शब्द है इसका अर्थ आप एक मिट्टी के घड़े से भी समझ सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक नया मिट्टी का घड़ा लाते हैं, उसमें अगर आप पानी डालते हैं तो उसमें पानी जो होता है रिस्क के क्या होता है, वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है तो उनके जो सब्सटेंस होते हैं वो बाहर निकलते हैं डिस्क कर। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, सिक्रेशन का प्रोसेस होता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं एक मिट्टी के घड़े के उदाहरण समझा जा सकता है। जिस प्रकार घड़े के अंदर से पानी रिसकर क्या होता है, बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल्स के अंदर पदार्थों क्या होता है, श्रवण यानी कि सिक्रेशन होता है सब्सटेंस का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और डेफिनेशन बोली कि जितने भी क्या होते हैं होलो स्ट्रक्चर्स है शरीर में,
किसी वस्तु को देशांतर पहुंचाने के लिए वहन करती है वो क्या कहलाती है, स्रोतस कहलाती है। मतलब जिन भी होलो स्ट्रक्चर्स के थ्रू किसी सब्सटेंस का क्या होता है, मूवमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्रोतस कह देते हैं। बट मतलब स्रोतस आर नथिंग बट द ऑल द बॉडी चैनल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चरक शारीर स्थान का 5वां अध्याय उसमें 3रे श्लोक में स्रोतस की डेफिनेशन बताते हुए आचार्य चरक ने क्या बोला, यावन्तः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावन्त एवास्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषाः। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि पुरुषों में जितने भी मूर्तिमान भाव विशेष है, ठीक है, पुरुषों में जितने भी क्या है, पुरुषों में जितने भी मूर्तिमान भाव विशेष है उतने ही आपको उस पुरुष में क्या देखने को मिलेंगे, स्रोतस देखने को मिलेंगे। ये क्या बोल रहा है श्लोक, ये क्या बोल रहा है, आप देखिए यहाँ पर, यावन्तः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषाः, मतलब किसी पुरुष में जितने भी मूर्तिमान भाव विशेष है, यावन्तः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषाः, मतलब किसी पुरुष में जितने भी मूर्तिमान भाव विशेष है, तावन्त एवास्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषा, तो उतने ही उस पुरुष में क्या होंगे, स्रोतस होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी में आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, मूर्तिमान भाव विशेष मतलब हमारी बॉडी में जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक स्ट्रक्चर का क्या होता है, स्रोतस होता है। इस श्लोक का मतलब ये है, यानी कि ये जो श्लोक है वो क्या कर रहा है, स्रोतसों की जो संख्या है वो कैसा बता रहा है, असंख्य बता रहा है। जैसे कि बात करते हैं अस्थि है, अस्थि एक क्या है, शरीर का स्ट्रक्चर आपको पता है, ठीक है। तो अस्थि जो है इसका भी अपना क्या होगा, स्रोतस होगा, जो कि क्या होता है, अस्थि वह स्रोतस। जैसे कि बात करते हैं मांस, तो मांस का भी आपको पता है स्रोतस होता है, जो कि क्या होता है, मांस वह स्रोतस। वह अगर हम मज्जा की बात करते हैं तो इसका आपको स्रोतस देखने को मिलेगा, मज्जा वह स्रोतस, ठीक है। वह आपका जो ये आँख हो गया, कान हो गए, है ना, ये सब क्या है, ये स्रोतस है, ठीक है। आपके जो ये जो बाल है ना, ये जो कॉम है, तो ये जो बाल जो है ये भी एक प्रकार से स्रोतस है, लेकिन छोटे छोटे स्रोतस है, इनको हालांकि गिना नहीं जाता, लेकिन पर ये भी एक प्रकार से स्रोतस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आचार्य चरक ने क्या बोला कि हमारे बॉडी में जितने भी मूर्तिमान भाव विशेष है, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर है, उन सभी का एक क्या है, स्रोतस है। यानी कि यहाँ पर अब बॉडी में तो कई सारे स्ट्रक्चर है, असंख्य स्ट्रक्चर है, तो आपके जो स्रोतस है वो भी कैसे हो जाएंगे, असंख्य हो जाएंगे, ठीक है। तो यावन्तः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावन्त एवस्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषा, मतलब जितने भी हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो हर एक स्ट्रक्चर का यहाँ पर स्रोतस है, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, ये स्रोतसों की असंख्य को दर्शा रहा है, यानी कि स्रोतस जो है वो कैसे हैं, असंख्य है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर पुरुषों में जितने मूर्तिमान भाव को दिखाई देने वाले भाव विशेष होते हैं, उतने ही शरीर में स्रोतसों के विशेष प्रकार होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो स्रोतस जो है वो कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं, ठीक। अब उसके बाद आगे एक और श्लोक आपको देखने को मिलता है चरक के अनुसार, सर्वे ही भावा पुरुषे न अंतरेण स्रोतस्य अभिनिर्वर्तन्ते क्षयं वा अप्य अभिगच्छन्ति। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि किसी भी पुरुष में जितने भी भाव है ना, उन सभी के क्या होते हैं, स्रोतस होते हैं, और उन स्रोतसों की जो उत्पत्ति, मतलब ऐसा बोल रहा है कि किसी भी पुरुष में जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, तो इन सारे मूर्तिमान भाव मतलब जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स की जो उत्पत्ति होती है वो बिना स्रोतस से नहीं होती है। मतलब वो जो हमने लास्ट में देखा ना, वही चीज़ यहाँ पर बोली हुई है कि जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनके क्या होते हैं, स्रोतस होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी भाव है, पुरुष में जितने भी मूर्तिमान भाव है, तो इन सारे मूर्तिमान भावों की जो उत्पत्ति होती है वो क्या होता है, बिना स्रोतसों से नहीं होती है, और इनका जो क्षय यानी कि इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो भी बिना स्रोतसों से नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर स्रोत परिणाम प्राप्त
अब यहाँ पर नहीं लिखा इन्होंने, यहाँ पर ये तो इसका है, अगले श्लोक का डेफिनेशन है, इसका यहाँ पर अर्थ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी स्रोतस है, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर है, तो उन सब की जो उत्पत्ति होती है वो बिना स्रोतसों से नहीं होती है, और इन सारे स्ट्रक्चर्स का, इन सारे भावों का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो भी बिना स्रोतसों से नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला यहाँ पर श्लोक बोला है, स्रोतांसी खलु परिमाणम अपद्यमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। तो यहाँ पर चरक ने स्रोतस की एकदम फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन देते हुए इन्होंने ये बोला कि स्रोत परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्रोतस होते हैं। यानी कि स्रोतस क्या होते हैं, एकदम इन्होंने फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन दी स्रोतस की। इन्होंने क्या बोला कि परिणाम प्राप्त धातु, परिणाम प्राप्त धातु मतलब जैसे कि आप कोई अन्न लेते हैं तो अन्न पर क्या होती है, जठराग्नि काम करती है, उससे क्या होता है, अन्न रस बनता है। फिर अन्न रस पर रसाग्नि काम करती है, फिर रस से क्या बनता है, रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। यानी कि अन्न रस के बाद जो भी अग्नि काम कर रही है, रसाग्नि काम करती है यहाँ पर, है ना, तो उससे जो धातु बनती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिणाम प्राप्त धातु। मतलब रस है, अन्न रस से जो भी धातु बनी तो वो क्या हो जाएगी, परिणाम प्राप्त धातु हो जाएगी। ठीक है, फिर उससे और आगे भी बनती जाती धातु है। तो ये जो परिणाम प्राप्त धातु है, तो इन परिणाम प्राप्त धातुओं का जिनके थ्रू क्या होता है, वहन होता है, जिनके थ्रू फ्लो होता है, मतलब ये जो परिणाम प्राप्त धातु जिन चैनल्स के थ्रू फ्लो करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, स्रोत परिणाम प्राप्त धातुओं का अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। जैसे कि बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर शरीर में खाए हुए आहार से जो अन्न रस बनता है उसी से क्रमशः शरीर की धातुएं उत्पन्न होती है। जैसे कि बात करते हैं रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो ये जो परिणाम प्राप्त धातुएं है, इन परिणाम प्राप्त धातुओं का जो वहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, इन स्रोतसों के थ्रू होता है। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन देते हुए आचार्य चरक ने स्रोतस की क्या बताई, परिभाषा बताई। ठीक है, तो अतः रस से उत्तरोत्तर जो भी धातु बनती है उसको वहन करने वाले सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्ग को ही क्या कहा गया है, स्रोतस कहा गया है। यानी कि एक तरह से चरक ने फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन देते हुए बोला कि जितने भी परिणाम प्राप्त धातुएं हैं, है ना, उनको वहन करने के लिए जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में उन्हें हम क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। मतलब जिनके थ्रू इन परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन होता है वो क्या कहलाती है, वो स्रोतस कहलाते हैं। ठीक है, अतः शरीर में जहाँ जहाँ धातु है तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्रोतस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन स्रोतस के थ्रू ही इन परिणाम प्राप्त धातुओं का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम ये तो हमें चरक के अनुसार देखिए, चरक ने एक डेफिनेशन क्या बोला कि जितने भी आपको मूर्तिमान भाव दिखाई देते हैं तो हर एक मूर्तिमान भाव के आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्रोतस देखने को मिलेंगे। दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने ये बोला कि बात एक ही है, यहाँ पर एक बात यहाँ पर एक ही बोला उन्होंने। सुश्रुत की आप डेफिनेशन देखेंगे, चाहे आप चरक की देखो, सुश्रुत ने एनाटॉमिकल डेफिनेशन दी, लेकिन चरक ने फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन देते हुए उन्होंने ये बोला कि जिनके थ्रू क्या होता है, परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन होता है वो क्या कहलाती है, वो स्रोतस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो सुश्रुत ने क्या बोला, मूलात् खादंतरम देहे प्रसतम त्वभिवाहियत स्रोतस्थिति विज्ञेयम शिराधमनी वर्जितम। तो यहाँ पर सुश्रुत ने एनाटॉमिकल डेफिनेशन दी, एनाटॉमिकल डेफिनेशन देते हुए, क्यों, क्योंकि सुश्रुत क्या थे, वो सर्जन थे, तो उन्होंने एक एनाटॉमिकल डेफिनेशन देते हुए उन्होंने ये बोला कि शिराधमनी वर्जितम, यानी कि शिराधमनी को छोड़कर, शिरा और धमनियों को छोड़कर, धमनियों को छोड़कर, है ना, शिरा और धमनियों को छोड़कर बॉडी में जितने भी होलो स्ट्रक्चर्स है जो कि अपने मूल स्थान से निकलकर फैले हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। तो क्या बोला, मूलात् खादंतरम, ख यानी कि जो आकाश महाभूत प्रधान हो, जो क्या हो, आकाश महाभूत प्रधान हो, यानी कि जो होलो स्ट्रक्चर्स हो। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अपने मूल स्थान से जो आकाश महाभूत होलो स्ट्रक्चर जो निकले हुए हैं और पूरे बॉडी में फैले हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्रोतस कहते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, शिरा और धमनी को छोड़कर। ठीक है, क्या बोले यहाँ पर, देहे प्रसृतम, यानी कि देखो मूलात् खादंतरम देहे प्रसृतम, प्रसृतम मतलब फैले हुए, त्वभिवाहियत
तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्रोतस इति, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हॉलो स्ट्रक्चर्स है हमारी बॉडी में जो कि अपने मूल स्थान से निकले हुए हैं और पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। तो यहाँ पर चरक के अनुसार देखिए उन्हें एक तरह से फिजियोलॉजिकल डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या बोला कि जिनके थ्रू परिणाम प्राप्त धातुओं का या सब्सटेंस का क्या होता है, फ्लो होता है, उन्हें हम स्रोतस बोल देते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जितने भी हॉलो स्ट्रक्चर्स है हमारी बॉडी में जो अपने मूल स्थान से निकलते हैं और पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम स्रोतस बोल देते हैं। ठीक है, किसको छोड़कर, शिरा और धमनी को छोड़कर। ठीक, देखिए तो आप शिरा और धमनी को छोड़कर किसी मूलभूत क्षेत्र से शरीर के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली है उसे स्रोतस कहते हैं। आकाश महाभूत की प्रधानता वाले अर्थात अंदर से अवकाश युक्त हो यानी कि होलो हो, उन दृश्य अदृश्य शिरा अवयवों को क्या कहा जाता है, स्रोतस कहा जाता है। मतलब जो आकाश महाभूत प्रधान जितने भी होलो स्ट्रक्चर्स है जो कि हमारी बॉडी में फैले हुए हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद अब देखो, अब आपको आचार्य चरक के अनुसार भी है ना, चरक के अनुसार भी आपको स्रोतस की डेफिनेशन याद होना चाहिए और उसका श्लोक आपको याद कर लेना है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार भी आपको श्लोक याद कर लेना है। तो आपको बता दो इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना है। ठीक है, और चरक के अनुसार देखें तो चरक के अनुसार आपको जो श्लोक याद करना है वो आप कौन सा कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, ये दोनों श्लोक आप याद कर लीजिए। ठीक, चलिए ये श्लोक का आपको याद करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। चलिए ये बाकी चीज़ें वही जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही इंग्लिश में। देखो मैं क्या करता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थे उनके लिए मैं क्या करता हूँ, जो हिंदी में नोट्स लाता हूँ वही ट्रांसलेट करके मैं इंग्लिश में भी नोट्स लाता हूँ। तो जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेरे पर्सनल कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है, लेक्चर के नोट्स मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है तो उसको इंग्लिश में नोट्स मिलेगा, हिंदी मीडियम वाला है उसको हिंदी में नोट्स मिलेगा। रेगुलर क्लासेस होती है, टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर लेक्चर मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदा विंग से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन में आपको स्टोर में BMS फर्स्ट फ्रॉप कंप्लीट कोर्स करके कोर्स मिलेगा, आप उस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एकदम नियमित वहाँ पर क्लासेस होती है और आपका जो पूरा सिलेबस है मैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम से 2 महीने पहले पूरा खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको इनरोल करना है तो आप कर लीजिए। अभी 15 अगस्त का जो ऑफर है वो 23 अगस्त तक है। तो आपको जो कोर्स है जो कि जिसकी प्राइस कितनी है 3500 है और ऑफर खत्म होने के बाद इस कोर्स की प्राइस जो है कितनी हो जाएगी 4000 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इनरोल करना है तो आप अभी 2200 में आप कर सकते हैं। ठीक है, 2200 में मैं आपको पूरे 7 सब्जेक्ट मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा सारे में कवर कराऊंगा। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और इन फ्यूचर अभी स्मार्ट बोर्ड भी आने वाला है 8 से 10 दिन में। तो अगर मेरे को लगता है कि कोई क्लास लाइव लेना है तो मैं लाइव भी ले लिया करूँगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं स्रोतस के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्रोतस का स्ट्रक्चर बताते हुए यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है। अगर ये श्लोक याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। स्वधातु संवर्णानि व्रत स्थूलान्य च स्वतांसी दीर्घान्यकृत्या प्रधान सदृशानि च। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, स्रोतस का स्ट्रक्चर बताते हुए यूँ बोला कि स्रोतस का जो कलर होता है क्या होता है, स्वधातु संवर्णानि, यानी कि स्रोतस का जो कलर होता है वो जिस भी धातु को कैरी कर रहा है, जिस भी धातु को कैरी कर रहा है तो उस धातु के समान ही, जिस भी धातु को कैरी कर रहा है तो उस धातु के समान ही क्या होता है, उसका वर्ण यानी कि उसका क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, अगर मैं स्रोतस के शेप की बात करता हूं तो व्रत यानी कि स्रोतस का शेप आपको सिलेंड्रिकल भी देखने को मिलता है। और स्रोतस जो होते हैं वो स्थूल भी होते हैं यानी कि लार्ज साइज के भी होते हैं, और अणु यानी कि ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक साइज के भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्रोतस का स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में आप देखिए, थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताया यहाँ पर कि कलर ऑफ स्रोतस जो होता है सिमिलर होता है ऑफ धातु दे कैरी। साइज की बात करते हैं तो अणु यानी कि एटॉमिक साइज माइक्रोस्कोपिक साइज में भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे की बात करते हैं कैपिलरीज जो होती है एकदम माइक्रोस्कोपिक होती है ना, और स्थूल भी आपको देखने को मिलते हैं मैक्रोस्कोपिक साइज में। जैसे कि बात करते हैं पुरुष स्रोतस जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है, आपको ये नया मैक्रोस्कोपिक में आ जाएगा, है ना। ये सब चाहते हैं आपका जो ईयर होते हैं ये भी मैक्रोस्कोपिक में हो जाते हैं। तो स्रोतस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। शेप की अगर बात करते हैं सिलेंड्रिकल भी आपको देखने को मिल सकता है, लंबे भी हो सकते हैं जो, और फैले हुए हैं रेटिकुलेटेड भी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अष्टांग हृदय में और साथ में आचार्य सुश्रुत ने भी
स्रोतों के बारे में कहा है, स्ट्रक्चर के बारे में, कि देखिए आप यहाँ पर विषानमिव सूक्ष्माणि दूरम प्रविश्रतानि च द्वाराणि स्रोताशाम देहे रसो ये रूपच्यते। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो कमल नाल होता है, कमल नाल यानी कि जो स्टेम होता है किसका, लोटस का, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य भागवत ने और सुश्रुत ने जो स्रोतस है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको किसके समान बताया है कि आपका जो लोटस होता है, आपका जो कमल का फूल होता है, उसका जो स्टेम होता है, उसमें जो पोरस स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू बताया है इसका स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर देखिए शरीर में स्रोतसों के मुख, स्रोतस जो होते हैं, स्रोतसों के मुख कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों की भांति दूर तक फैले हुए जिनके द्वारा शरीर में रस होता है, ठीक है। तो स्रोतस जो होते हैं, यहाँ पर आप इंग्लिश में देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। आचार्य सुश्रुत एंड भागवत बोथ हैव कंपेयर्ड स्रोतस टू एक्सट्रीमली फाइन पैसेज एंड पोर्स इन द लोटस सिस्टम। तो लोटस सिस्टम में आपको जो एक्सट्रीमली फाइन पोर्स जो दिखाई देते हैं तो उसी के समान स्रोतसों को माना है, जिनके थ्रू क्या होता है, थ्रू विच रस आदि पोषक धातु सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी, जिनके थ्रू क्या होता है पूरी बॉडी में रस रक्त आदि धातुओं का क्या होता है, वहन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्रोतस कहते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, ठीक। चलिए उसके बाद हम स्रोतस के पर्याय की बात करते हैं। ये भी श्लोक अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार स्रोतस की जो डेफिनेशन का श्लोक है वो आपको याद होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी पर्याय और स्ट्रक्चर अगर नहीं हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर्याय की बात करते हैं, यहाँ पर कई सारे पर्याय है, ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट कवर करता हूँ उसको मैं। तो स्रोतस के परे से हम स्रोतांशी भी बोल सकते हैं, यानी कि चैनल्स या ओपनिंग्स बोल सकते हैं। सिरा बोल सकते हैं, यानी कि वेन्स जो होती है ना, वेनों को भी क्या माना है, सिरा जो है उसे भी स्रोतस ही माना है एक प्रकार से, ठीक है। धमनी की बात करते हैं, उसे भी स्रोतस बोल सकते हैं। रसायन्य की बात करते हैं, यानी कि लिम्फेटिक डक्ट जो होती है वो भी स्रोतस होती है। रस वाहिनी यानी कि कैपिलरीज है ना, नाड़ी यानी कि ट्यूबुलर कंड्यूट्स जो होते हैं, ठीक है। पंथान यानी कि चैनल्स, मार्गा पाथवेज जो होते हैं। शरीर छिद्राणी यानी कि बॉडी की जो ओपनिंग्स होती है उसे स्रोतस बोल सकते हैं हम, पर्याय है। फिर उसके बाद यहाँ पर समृद्धा समृद्ध यानी कि ओपन और ब्लाइंड पैसेजेस जो होते हैं, स्थानानी, ये सब क्या है, स्रोतस के पर्याय है। आपको पता होना चाहिए, हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्रोतस की परिभाषा देते हुए स्रोतस के पर्याय और स्ट्रक्चर बताइए। तो ये मैंने क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में पूरा कवर कर दिया है और आपको स्रोतस का कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसमें आपको कलर, शेप और साइज। कलर जो होता है वो धातु के, जो जिस भी धातु को कैरी करते हैं, तो उस जो धातु को वो कैरी करते हैं तो उसका जो वर्ण होता है उसके समान उसका क्या होता है, वर्ण होता है। शेप की बात करते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, फैले हुए रेटिकुलेटेड हो सकते हैं, या सिलेंड्रिकल शेप के भी हो सकते हैं। और साइज की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोप भी हो सकते हैं। और ये सारे जो आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है, स्रोतस के पर्याय है, ठीक है। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और यहाँ पर निकेत और सरिधात्व सरिधात अवकाशानाम लक्ष्याणाम, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्रोतस के पर्याय है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।